कानूनी सहायता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज नई नई कानून की जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दो ग्रुप्स के बीच में हिंसक हिंसक झड़प हो जाती है और उसमें बात एफआईआर और पुलिस केस तक की नौबत पहुंच जाती है। ऐसे दशा में कई बार इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं और जौ के साथ घुन की तरह पिस जाते हैं और उनका नाम एफआईआर में आ जाने से खामखा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जानना जरूरी है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति में आप या आपके कोई परिचित फंसते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने इसी टॉपिक को अपने वीडियो के लिए चुना है और जिसमें मैं ये चर्चा करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर आपके विरुद्ध अगर दायर कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ इससे बचने के उपाय की तो मैं चर्चा करूंगा ही, साथ में ये भी चर्चा करूंगा कि उस व्यक्ति के विरुद्ध आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह जानकारी युक्त वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दो पक्षों के बीच में छोटी छोटी बातों पर जो कहा सुनी या झड़प होती है वो हिंसक रूप ले लेती है और एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए लोग पुलिस थाना करने से भी पीछे नहीं हटते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध कई सच्चे झूठे हर तरह के आरोप प्रत्यारोप मढ़ते हैं। तो इन आरोप प्रत्यारोपों में कई बार इनोसेंट व्यक्ति भी फंस जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो इनोसेंट है उसके विरुद्ध अगर किसी पक्ष ने कोई एफआईआर दाखिल कर दिया तो वहाँ उसके लिए परेशानी ये बढ़ जाती है कि पुलिस के पास अब अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में एफआईआर आई है तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि पुलिस के पास अरेस्ट करने का पावर कॉग्निजेबल ऑफेंस के विरुद्ध होता है। दोस्तों, ऑफेंस दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर होता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसे अरेस्ट करने के पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास के अगेंस्ट अगर पुलिस के पास एफआईआर आई है जिसमें उस अमुक व्यक्ति का नाम है और किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अगेंस्ट उसका नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। ऐसे में उस व्यक्ति को सबसे पहला जो कदम उठाना चाहिए वो ये कि एक वकील के माध्यम से वो पहले एक एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से ले ले। ये एंटीसिपेटरी बेल उसे सेक्शन 438 में मिलता है। तो अगर जल्द से जल्द उसने अप्लाई करके कोर्ट में अपना एंटीसिपेटरी बेल ले लिया तब उसकी गिरफ्तारी का खतरा कम हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में अगर पुलिस उसे इस केस में गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब निचली अदालत में आप आवेदन देते हैं तो वहाँ ये एंटीसिपेटरी का बेल का आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट में भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर किसी कारण से पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है तो वहाँ पर फिर आप रेगुलर बेल में आकर के आप उसकी जमानत करवा सकते हैं।
जो सेक्शन 439 में मिलता है। तो या तो एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल, एज द केस में भी, आप जब उसकी जमानत करा लेते हैं अपने खुद की या अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति की, तब अब आपके पास ऑप्शन ये बचता है फिर कि जो एफआईआर हुई है, जो फॉल्स एफआईआर है, उसे क्वैश करने के लिए आप सेक्शन 482 में आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर सकते हैं। इस पिटीशन को क्रिमिनल मिसलीनियस पिटीशन बोलते हैं और ये हाई कोर्ट में सेक्शन 482 में फाइल होता है। इस पिटीशन के तहत आप जो एफआईआर है उसे क्वैश करने के लिए आप कोर्ट से प्रेयर करते हैं और अपने प्रेयर के साथ आप जितने भी रेलेवेंट एविडेंसेस हैं जो आपके फेवर में हैं वो आपको लगाना होता है। मेरे ख्याल से अगर आप इनोसेंट हैं तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होंगे जिनसे आप अपनी इनोसेंस को आप प्रूव कर सकते हैं। तो जब आप ये एविडेंसेस लगा करके कोर्ट में जब एफआईआर को क्वैश करने के लिए प्रेयर करते हैं और सारे एविडेंसेस, प्रोस एंड कॉन्स एंड केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट को अगर ये लगता है कि आप वाकई में इनोसेंट हैं, तो वो आपके विरुद्ध जो एफआईआर है उसे वो क्वैश कर देती है। जब ये एफआईआर क्वैश हो जाता है तो अब जो निचली अदालत में जो आपके विरुद्ध जो केस चल रहा था वो केस भी अब आपके विरुद्ध निरस्त हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब आप पूरी तरह से इनोसेंट प्रूव हो गए, तो अब चूंकि आपने एक कंसिडरेबल टाइम हरासमेंट में बिताया, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो भी सिर्फ एक झूठी एफआईआर के कारण। तो ऐसे में आपके पास एक विकल्प ये रहता है कि आप जो व्यक्ति आपको झूठी एफआईआर में फंसाया है उसके अगेंस्ट आप मानहानि का केस कर सकते हैं और ये मानहानि का केस आप सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर मानहानि का केस करते हैं तो, और ये केस जब चूंकि आपका एफआईआर क्वैश हो चुका है तो आपकी इनोसेंस ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब अगले व्यक्ति को ये प्रूव करना होता है कि उसने किस फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस के आधार पर आपको इस केस में ड्रैग किया। अब अगर उसका आपको ड्रैग करना अगर वो मैलाफाइड कोर्ट को लगेगा तो वहाँ पर वो मानहानि के रूप में न सिर्फ उस व्यक्ति को सजा दे सकती है बल्कि उसमें उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकती है और ये मानहानि का अमाउंट आपकी आर्थिक प्लस सामाजिक स्थिति के हिसाब से कोर्ट तय करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देखते हैं कि सही तरीके से स्टेप्स लेने पर कोई व्यक्ति अगर आपके विरुद्ध षड्यंत्र करके या कोई मैलाफाइड इंटेंशन के साथ अगर आपको किसी फॉल्स केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है तो उससे न सिर्फ आप बच सकते हैं बल्कि उस व्यक्ति को आप सबक भी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है उसमें भी आप मैसेज करके आप अपना कमेंट या अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली किसी सब्जेक्ट मैटर पे ओपिनियन लेना चाहते हैं या मेरी लीगल सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके आप एक कॉल बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।